क्वेश्चन नंबर 3.9 तक हमारा हो गया था। नाउ वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3.10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर है, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है। कितनी स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, ये क्या है उसकी इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब एक्सलेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो याद रखेंगे कि जो बॉल है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी। इस वजह से एक्सेलेशन जो होगा वो हमेशा कैसे काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। कैसे काम करेगा, एक्सेलेशन डायरेक्शन कैसे हो जाएगी आपकी, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि जो बॉल मूव करेगी वो किसके अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक्सेलेशन किधर रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। सेकंड में आते हैं, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कितना होगा, आप सब जानते हैं। जब किसी बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो टॉप पॉइंट पर जाके उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन स्टिल उसमें एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करेगा। और वो एक्सेलेरेशन किधर एग्जिस्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो एक्सेलेरेशन कौन सा होगा आपका, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी आपकी जीरो, लेकिन एक्सेलेरेशन कितना रहेगा आपका जी के बराबर। और जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट सेज दैट चूज द x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड। दैट इज x बराबर 0 मीटर पर था कब, जब टाइम कितना था, 0 सेकेंड था। टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपसे बोला गया है क्या, to be the positive direction of x-axis and gives the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। बहुत ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन बोला गया है कि हाईएस्ट पॉइंट जो है आपका, इस पॉइंट को क्या मान लो कि भाई यहाँ पर आकर हम x बराबर 0 मीटर पर हैं और टाइम कितना है हमारा 0 सेकेंड्स। मतलब क्या कि मतलब हम ऑब्जर्वेशन अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट पॉइंट। ठीक। तो उस सिचुएशन में हमें इतना तो पता ही है कि क्या भाई, कि जो एक्सेलेरेशन होता है वो कहाँ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसने बोला है कि अगर यहाँ पर अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो तो इनके साइन क्या क्या होंगे। तो देखो ध्यान से, जब हम जानते हैं कि भाई ये अगर ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन, और हमने क्या कहा कि भाई हमने पार्टिकल को यहाँ से थ्रो करा था और यहाँ तक पहुँच गया। और ये से ओरिजिन क्यों बोला मैंने, क्योंकि इस पोजीशन पर ही क्या बोला गया क्वेश्चन में, x बराबर 0 और t बराबर 0 बोला गया है। इस सिचुएशन में देखो, जब अपवर्ड मोशन होगी, जब कौन सी मोशन होगी आपकी, अपवर्ड, तो जो पोजीशन होगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती रहेगी, वेलोसिटी कैसी रहेगी आपकी, नेगेटिव रहेगी। और एक्सेलेरेशन भी कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। जब हम बात करेंगे इसकी डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो डाउनवर्ड में पोजीशन तो पॉजिटिव ही रहने वाली है, कि आपने थ्रो यहाँ से करा है, आपने थ्रो कहाँ से करा है, यहाँ से करा है। ठीक। वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। डाउनवर्ड आएगी तो इंक्रीज होती जाएगी। और एक्सेलेरेशन स्टिल कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव है। ये एक्सेलेरेशन क्या आएगा आपका, वर्टिकली डाउनवर्ड ही वर्क करता है, और वो किसके इक्वल होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये था आपका थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट कहता है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। कि कितनी हाइट तक बॉल जाएगी और कितने टाइम में वापस प्लेयर के हाथ में आ जाएगी। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 29.4 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस के ले लेंगे साइन में, 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप u को माइनस ले लें या आप g को माइनस ले लें। ठीक है, तो आप g की वैल्यू क्या लेंगे, अगर u माइनस लिया आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, और फाइनल पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से देखो, आपको u पता है, आपको v पता है, आपको a निकालना है। सॉरी, a की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, यहाँ से आपको निकालना है s निकालना है। तो s कितना हो जाएगा आपका, माइनस साइन के साथ में यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू जी। जी की वैल्यू 9.8 है, सारी वैल्यू रख के निकल जाएगा यहाँ से। अब आपसे बोला कि वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करें, देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करा जाता है तो जितना टाइम उसे टॉप पॉइंट तक जाने में लगता है उतने ही टाइम में वो कहाँ जाता है, वापस आ जाता है। जितना टाइम उसे टॉप पॉइंट तक जाने में लगता है उतने टाइम कहाँ लगता है, उसे नीचे आने में भी लगता है। ठीक। तो हम क्या करें, टॉप पॉइंट तक जाने का टाइम निकाल लें और फिर उसका क्या करते हैं, डबल कर दें। तो देखो,
टॉप पॉइंट तक जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लेते हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। हमें पता है टॉप पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होनी है, जीरो। वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहे हैं तो या तो u को निगेटिव ले लो या a को निगेटिव ले लो, कुछ भी एक काम कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने u को पॉजिटिव ले लिया है तो a को क्या लेंगे आप, माइनस के g इंटू टी। ऐसे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29.4 और डिवाइडेड बाई कितना 9.8। जब इसे कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 3 सेकेंड। तो ये हो गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड का टाइम लगा। तो ऑब्वियसली नीचे आने में भी कितना लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो जो टोटल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू 6 सेकेंड। कितना हो जाएगा टोटल टाइम, 3 + 3 इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, आई बात समझ में? ओके नाउ अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.11। क्वेश्चन says that reach each statement below carefully and state with the reason and example if it is true or false। विद एग्जाम्पल बताना है आपको ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं। विद जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलेरेशन एट दैट इंस्टेंट। यस ये ट्रू है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जब हम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो स्पीड तो उसकी हो जाती है कितनी, जीरो। लेकिन स्टिल इट हैव एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टिल इट हैव एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है क्या, विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। फॉल्स। अगर आपके पास स्पीड जीरो है तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड कहता है विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। ट्रू। विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। ये बात कैसे हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलेगा, ना तो उसका मैग्नीट्यूड और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो, तो उस सिचुएशन में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, ये इस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, नाउ ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। फॉल्स। फॉल्स क्यों, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की निगेटिव है देन इवन भले ही आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस क्यों ना हो, तो बॉडी की स्पीड क्या होगी आपकी, डाउन ही होगी। बॉडी की स्पीड क्या होगी आपकी, डाउन होगी। और बॉडी की स्पीड अप है कब, जब एक्सेलेरेशन उस पर एक्ट कर रहा है किसमें, डायरेक्शन ऑफ मोशन में। बॉडी की स्पीड अप कब होती है, जब एक्सेलेरेशन उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको चारों, बोलो जल्दी से। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.12। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। 90 मीटर से ड्रॉप करते हैं। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। कितनी लेस कर रही है अपनी ओरिजिनल स्पीड की, 1/10 लेस कर दे रही है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है क्या, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 12 सेकेंड्स। आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन बोला गया बॉल को क्या करा गया, ड्रॉप करा गया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अलग से समझाता हूँ यहाँ पे। 90 मीटर के फ्लोर से, ठीक है, देखिए एक बॉल को ड्रॉप करा गया है, तो ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी वो कितनी रहने वाली है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहने वाली, जीरो रहने वाली है 90 मीटर के फ्लोर से। तो एस बराबर कितना हो गया, 90 मीटर। ठीक है, डाउनवर्ड जाएगा तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम क्या किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। हम जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस तो हो गया 90, यू हो गया जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 9.8 और टी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, अ, इस 2 टाइम्स ऑफ 90 और डिवाइड बाई 9.8। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ से टी। अच्छा टी की वैल्यू को अगर मैं 10 ले लूँ तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन है ही नहीं कि 9.8 ही लेनी है स्पेशली। तो मैं इसे 10 लेके सॉल्व कर लेता हूँ तो थोड़ा आसान बैठ जाएगा। देखिए ध्यान से, आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन मेथड सही हो जाएगा। देखो 10, ये 10 कर लिया, इससे कैंसिल कर दिया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो कितना आ गया टी स्क्वायर, सॉरी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ टी टू ज़ा
ये तो आ गया 9, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 3√2। ठीक है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 4.242 आ गया, अप्रोक्सीमेट कितना आ गया ये 4.3 सेकेंड। ये तो आ गया टाइम, कितना नीचे आने में उसे कितना टाइम लगेगा फ्लोर पर। अब उस पर्टिकुलर केस में हम क्या देख लेते हैं, वेलोसिटी देख लेते हैं, कितने टाइम पर, इतने टाइम पर, एट t इक्वल टू 4.3 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कब, जब 4.3 सेकेंड की बात करेंगे, किसके इक्वल होगी, u प्लस ए टी के। u कितना है, 0 है, a की वैल्यू कितनी है 9.8, ये 10 ले लो, और t कितना है हमारे पास 4.3, तो कितना आ जाएगा लगभग 43 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा लगभग ये आपका 43 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब क्वेश्चन में बोला है हर कोलिजन पर 1/10 लॉस कर रहा है। तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। एट फर्स्ट कोलिजन, एट फर्स्ट कोलिजन स्पीड लॉस होगी, तो ये हो जाएगी 1/10 टाइम्स ऑफ 43। अच्छा, अगर देखो इसके रेस्पेक्ट में देखें, इस वैल्यू को रखें यहाँ पर 4.242 को, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 42 मीटर पर सेकेंड। तो हम 42 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ये हो जाएगा 42। ठीक है, आप 4.3 रख के कर लीजिए, वो राउंडिंग ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। जेन्युइन वैल्यू रख के करेंगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/10, दैट इज 4.2 मीटर पर सेकेंड लॉस कर दिया। देन रिबाउंड होने पर, मतलब फ्लोर से टकराने पर, तो रिबाउंड होने पर इतनी लॉस हो गई, तो कितनी स्पीड मिली होगी उसे, वो मिली होगी आपकी 42 माइनस कितनी 4.2, दैट इज इक्वल टू 37.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी मिली होगी। नाउ अब फर्दर बात कर लेते हैं। फिर हम जानते हैं क्या, कि अगर टी टाइम पर, लेट एट एनी टाइम टी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी इंटू टी, अपवर्ड मोशन हो जाएगी अब, दैट इज, सॉरी इनिशियल जीरो नहीं होगी, इनिशियल को यू मान लो। अब देखो ध्यान से, जब ऊपर से छोड़ा था तो इनिशियल जीरो थी, जब टकरा के रिबाउंड्स होगा तो जो यहाँ की फाइनल होगी वही आप ऊपर जाने के लिए क्या होगी, इनिशियल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल तो जीरो हो जाएगी, टॉप पॉइंट पे जाके फिर से ये जैसे जाएगी जहाँ तक जीरो। इनिशियल कितनी हो गई 37.8, और माइनस के जी मल्टीप्लाइड बाई टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 37.8 डिवाइडेड बाई 10 रख लो या 9.8 रख लो। ठीक है, इसे सॉल्व करके क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा आपको, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम कितना आ जाएगा लगभग, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 4 जा, सॉरी 3 टाइम्स, अप्रॉक्स 3.9 सेकेंड्स के अप्रॉक्स आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3.9 सेकेंड के अप्रॉक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर अगेन दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा, देखो टॉप पॉइंट से चला, नीचे आने में 4.3 सेकेंड्स लगे, ये हमने निकाले थे 4.3 सेकेंड्स, टकरा के फिर से ऊपर जाने में कितने लगे 3.9 सेकेंड लगे। तो जो टोटल टाइम लगा उसे कितना लगा 4.3 प्लस 3.9, दैट इज कितना आ जाएगा ये लगभग 8.2 सेकेंड, 8.2 सेकेंड्स। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो फिर से सिचुएशन क्या एग्जिस्ट करेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर फिर से वही v प्रोपोर्शनल टी, दैट इज स्पीड बॉल दर कितनी जीरो हो जाएगी। अब इस सारे डाटा को आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो देखो बहुत आसान है इसे प्लॉट करना। क्वेश्चन में ग्राफ बनवा है, देखो जैसे मैंने दो एक्सिस मान ली, ये मेरी टाइम एक्सिस है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तक बना लेते हैं, क्योंकि हमें कितने तक चाहिए 12 सेकंड तक चाहिए। इधर आ जाओ, स्केल मान लेते हैं इधर 0 5 10 15 20 25 30 35 एंड देन 40। ठीक है, अब समझो ध्यान से आप, सबसे पहले वाले केस में जो हमारी वेलोसिटी आई थी, इधर ये वाली एक्सिस क्या है आपकी वेलोसिटी एक्सिस है, और ये क्या है आपकी टाइम एक्सिस है। तो हमारी वेलोसिटी आई थी 4.3 सेकेंड में, कितने सेकंड में 4.3 सेकंड में,
और लगभग कितनी आई थी वो, 42 मीटर पर सेकंड आई थी। लगभग कितनी, 42 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्व तो कैसे रहने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कैसे रहने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहने वाला है। सही है, मैं इसे स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। ना कर्व कैसा रहेगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक। नाउ इसके बाद की बात क्या है, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन। देन आफ्टर क्वेश्चन में बोला है कि 1/10 लॉस हो जा रही है, और लॉस होने के बाद हमारे पास कितनी आई थी, 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 35 था, 40 था, दैट इज इसके कहीं मिड में ही क्या होगा यहाँ पर, 37.8 इतना। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। और ये कितने टाइम तक है, 4.3 सेकेंड्स तक। इसी के लाइन में डाउनवर्ड हो जाएगी मोस्ट वेलोसिटी, थोड़ी लॉस हो रही है क्योंकि, ऐसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ ग्राफ को, फिर ऑल नहीं। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब उसके बाद में जाके टकराएगी नीचे, बॉल कहाँ जाएगी, नीचे, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टॉप पॉइंट पर जाके जीरो हो जाएगी। तो फिर अपवर्ड मोशन हुई, अपवर्ड मोशन हुई, और कितने टाइम तक गए, लगभग 8.2 सेकेंड्स तक। कितने तक, 8.2 सेकेंड तक लगभग जाएंगे, कुछ ऐसे। तो देखो ये वाली मोशन का तो ग्राफ है डाउनवर्ड का, ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये मोशन हो जाएगी कैसी, अपवर्ड, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और फिर अगली जो स्टेप चलेगा, तो उसमें ये आपका 8.2 हो गया, फिर इसमें 4.3 ऐड कर लेंगे तो 12.1 सेकंड तक चल जाएगा। कितने तक चल जाएगा, लगभग 12.1 सेकंड तक। और कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, 37.8। तो ये ग्राफ आपका कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये फिर से किसके लिए हो गया आपका, डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए। तो ये ग्राफ 3 स्टेप में बन गया, देखो यहाँ से ड्रॉप करा था, डाउनवर्ड आया, यहाँ के इसने लॉस कर दी तो लॉस हो गई, फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर चला गया, ऊपर जाके फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, जीरो हो गई, फिर से नीचे आया, नीचे आ गया यहाँ तक। अब यहाँ के फिर से अगले चक्कर में फिर क्या कर देगा, लॉस करेगा। तो वो लॉस का हमने बनाया नहीं, हमें 12 सेकंड तक की बात करनी थी, हमने 12.1 सेकंड तक का कर दिया कंप्लीट। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई, बोलो जल्दी से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड जी, 3.13, क्वेश्चन नंबर 3.13। क्वेश्चन सेज दैट, देखो थ्योरेटिकल है सारा, एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल दैट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन। देखो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल है और बेसिक डेफिनेशंस पर बेस्ड है। जितनी आपकी डेफिनेशन है उनके ऊपर ही बेस्ड है, कुछ नया नहीं है इसमें, तो इसे आप अपने आप ट्राई करेंगे। अगला सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.14। A man walks on a straight road from home to a market 2.5 किलोमीटर away with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर. Finding the market close, उसने देखा मार्केट क्या है, क्लोज है, he instantly turns and walk back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर. गया 5 किलोमीटर पर आवर से, घर पे मूवी देख रहा था, घर से जबरदस्ती भेज दिया लोगों ने कि जाओ मार्केट जाओ, मार्केट जाओ, मार्केट जाओ। वो चला गया बेचारा बेमन से, धीरे धीरे आराम से जाके देखा उसने मार्केट बंद है, उसने देखा अब तो मूवी मिल ही जाएगी, तुरंत दौड़ लगा दी। अब वापस कितने से आ गया, 7.5 किलोमीटर पर आवर से आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अपने आप करेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर इंटरवल 0 से 30 मिनट पर, 0 से 50 मिनट पर, 0 से 40 मिनट पर। देखो ये भी आप अपने आप करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बता रखे हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। ठीक है, करेंगे आप लोग ट्राई, ट्राई करेंगे भाई। ठीक है, इसे आप अपने आप फिर से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ओके, नहीं हो तो कल को जरूर पूछे, नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.15। 3.15 कहता है, in exercise 3.13 and 3.14 we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity। चलो इस लाइन का हमें कोई काम नहीं, आगे बढ़ते हैं। No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed, magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity। देखो इसने बोला कि ऐसा डिस्टिंक्शन नेसेसरी नहीं है जब हम किसको कंसिडर करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को।
द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। तो देखो दोनों की बात कर लेते हैं। याद करो जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते थे तो क्या लिखते थे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते थे तो क्या लिखते थे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बस फर्क क्या होता था, यहाँ एक्स डिस्टेंस होती थी और यहाँ एक्स क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था, इसलिए वेक्टर साइन और लगा दिया जाता था, यही होता था। अगर हम स्मॉल इंटरवल टाइम डेल्टा टी की बात कर रहे हैं तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज डिस्टेंस के। मतलब क्या, ये मैंने आपको वहां नोट पॉइंट में कॉपी में भी लिखवा रखा है क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन है स्मॉल टाइम इंटरवल के, स्पेशल सिचुएशन याद रखना, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। और जब ये सिचुएशन ही एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड है वो हमेशा किसके इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी। बात समझ में आई, बताइए जल्दी से, आया समझ में सबको? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3.16। क्वेश्चन 3.16 कहता है लुक एट द ग्राफ ए टू डी, चारों ग्राफ है हमारे पास, केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन, रीजन के साथ आपको स्टेटमेंट देना है। विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली प्रेजेंट वन डी मोशन ऑफ अ पार्टिकल, इनमें से कौन से क्या नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो देखो सब पोजिशन टाइम ग्राफ है, सारे कैसे ग्राफ है, पोजिशन टाइम ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें किसके, पोजीशन एक्सिस के, पोजीशन एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, कैसे, एक सेकेंड, मतलब इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो कहीं, इस ग्राफ को काटते हुए कर दी, मान लीजिए पैरेलल लाइन है। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि मैंने आपको देखो ग्राफ की नॉलेज दी थी, तब मैंने बताया था कि कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं होते जिनमें एक ही टाइम पर दो पोजीशन आ रही हैं, आ रही हैं, एक टाइम पर कितनी पोजीशन है, समझ में आई बात? अगर आप ध्यान से देखें तो एक टाइम पर ही कितनी पोजीशन है, दो पोजीशन है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। तो क्या कोई सिंगल पार्टिकल एक टाइम पर दो पोजीशन पर एग्जिस्ट कर सकता है, बताओ जल्दी से, कोई सिंगल पार्टिकल एक टाइम में दो जगह रह सकता है, नहीं रह सकता, इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इस वाले पे आते हैं, ये इसमें क्या देख रहे हैं आप, बी वाले में इस तरीके से मोशन कर रहा है वो। तो अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें किसके, वेलोसिटी एक्सिस के, वेलोसिटी एक्सिस के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें तो उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, तो पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो जाएंगी। देखो मान लो ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, इस पर्टिकुलर टाइम पर एक वेलोसिटी पार्टिकल की हो गई पॉजिटिव में और एक निगेटिव में हो गई। तो क्या एक टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो सकती हैं, बोलो, बताओ जल्दी से। और जब नहीं हो सकती एक ही टाइम इंटरवल पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी किसी सिंगल पार्टिकल की, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब आते हैं तीसरे ग्राफ पर। तीसरा ग्राफ कहता है, आपको इस तरीके से दिखा रखा है, इस ग्राफ की ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ टाइम इंटरवल में स्पीड निगेटिव है पार्टिकल की, स्पीड क्या है, निगेटिव। अगर आप ध्यान से देखें, देखो इतने जोन में, इससे नीचे वाले जोन में सब में क्या है, इनमें इन जोन में क्या है, स्पीड क्या है, निगेटिव है पार्टिकल की, क्योंकि ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। और स्पीड जब निगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं स्पीड नेवर बी निगेटिव, स्पीड नेवर बी निगेटिव, स्पीड कभी भी किसी पार्टिकल की क्या नहीं होती, निगेटिव नहीं होती। और जब स्पीड निगेटिव नहीं होती इसका मतलब ये सीधे सीधे हो गया क्या, ये ग्राफ भी क्या है आपका, पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई, बोलो जल्दी से। चौथे ग्राफ पे आते हैं। चौथा ग्राफ कहता है, देखो कुछ से टोटल पाथ लेंथ बढ़ी फिर घटी फिर पाथ लेंथ इससे बढ़ी, ये बता रहा है कि आफ्टर सर्टेन टाइम जो पाथ लेंथ है वो कम हो रही है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन एक बात बताओ, पाथ लेंथ तो डिस्टेंस होती है और टाइम बढ़ता जाए तो डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, चाहे वो ऐसे जाए फिर घूम के ऐसे आए, फिर घूम के ऐसे जाए, फिर घूम के ऐसे आए।
डिस्टेंस तो हमेशा क्या होती है पार्टिकल की, बढ़ती जाती है ना। मान लो ये 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इतने टाइम में कितना चल गया होगा, 4 मीटर। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ पाथ लेंथ कम होती जा रही है। तो ये ग्राफ भी क्या है आपका, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब चारों के चारों ग्राफ क्या है आपके, इम्पॉसिबल। बात समझ में आई? बोलो, सबको क्लियर है चारों ग्राफ इम्पॉसिबल क्यों है? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.17, और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन सेज दैट फिगर शोज द xt of 1D motion of a particle। पोजीशन टाइम ग्राफ है, वन डायमेंशन मोशन। is it correct to say from the graph that the particle move in a straight line? इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और t लेस देन जीरो, और t लेस देन जीरो, क्योंकि देखो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक भी है, ठीक। एंड पैराबोलिक पाथ फॉर t ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, पैराबोलिक पाथ। इफ नॉट, अगर नहीं तो सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। तो आप नहीं है तो क्या होगा, देखो ध्यान से। ये बात गलत है कि अगर हम कहने लगे कि भाई पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, तो ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कभी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को डिस्क्राइब नहीं करता। और ये ग्राफ कैसा है, पोजीशन और टाइम ग्राफ है। ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। रीजन क्या हो गया, बिकॉज xt ग्राफ does not represent क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, आपका ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। इसे रिप्रेजेंट नहीं करता, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को डिस्क्राइब नहीं करता। और जब ट्रेजेक्ट्री डिस्क्राइब नहीं करता तो ये कहना ही गलत है कि स्ट्रेट लाइन है या कैसा है आपका, पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है पार्टिकल। ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप फ्रॉम इट टावर, ठीक। जब हम इनिशियल x बराबर जीरो और t बराबर जीरो लेंगे, देखिए आप जैसे फ्री फॉल कराएंगे तो x बराबर जीरो, t बराबर जीरो पर, और जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होता जाएगा, पोजीशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, पोजीशन क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3.17 सबको? बोलो जल्दी से। नहीं आया? देखो इस क्वेश्चन में ये बोला था कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ से पहले यहाँ तक भी ग्राफ है, ये क्या हो गया, t लेस देन जीरो, और ये क्या हो गया, t ग्रेटर देन जीरो। क्वेश्चन ये कह रहा था कि t लेस देन जीरो पर पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे है, और t ग्रेटर देन जीरो पर पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ पर है। क्या ये बात सही है? सबसे पहले तो क्वेश्चन नहीं पूछा, इसके लिए हमने जवाब दिया ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ कभी भी ट्रेजेक्टरी रिप्रेजेंट नहीं करता किसी पार्टिकल की। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या नहीं रिप्रेजेंट करता, ट्रेजेक्टरी रिप्रेजेंट नहीं करता किसी पार्टिकल की। और ट्रेजेक्टरी से मतलब है मेरा कि पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी, ठीक। तो उसने क्वेश्चन में फिर क्या कहा, इफ नॉट, अगर नहीं है, सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। तो इसके इस ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है वो बताना था आपको। तो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी ड्रॉप को किसी पर्टिकुलर हाइट से फ्री फॉल कराया जाए, कब, जब उस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन माना जाए, दैट इज टाइम इक्वल टू जीरो पर पोजीशन इक्वल टू जीरो मानी जाए, तो उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आया समझ में अब? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.18। क्वेश्चन नंबर 3.18 क्या कहता है समझिए। ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट ए थीफ कार स्पीडिंग अप अवे इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पुलिस है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5/18। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 10 और 3 6 फिर से 5 टाइम्स चलाएगा, 2 टाइम्स चलाएगा, 3 टाइम्स चलाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 25 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट फायर करी गई है, बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो कितनी है आपकी, 150 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रखा क्वेश्चन में से साफ साफ। और इसके अलावा जो क्वेश्चन में गिवन है, जो ईफ है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं, देखो एक व्यक्ति है जो इधर की तरफ ही भाग रहा है और इसने चलते चलते इधर की डायरेक्शन में आपकी बुलेट फायर कर दी, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, रिलेटिव स्पीड किस किस की, ऑफ बुलेट, इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। आप जोड़ सकते हैं 150
प्लस 25/3 और ये जोड़ के कितना आ जाएगा 1450 और ये कितना है 475 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये आगे रिलेटिव स्पीड। स्पीड ऑफ थीफ कितनी है 192 किलोमीटर पर आवर। मैं लिख देता हूँ वी थीफ कितनी है 192 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। इसे सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा ये लगभग 6 से कट कर दीजिए 6 3 जा 18 हो जाएगा डिवाइड में तो 3 आ जाएगा और ये जाएगा 6 ठीक है और लगभग ये आ जाएगा आपका 160 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। अब निकालो आपको पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है ऑब्टेन द स्पीड विच इज रिलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थीफ कार। बेसिकली आपसे स्पीड ऑफ द बुलेट हिट्स द देयर कार वही पूछी गई है। तो हम क्या निकालेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द कार। क्या निकालने वाले हैं अब हम रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार। ठीक है तो वो कितनी हो जाएगी आपकी देखो रिलेटिव स्पीड ये वाली कितनी है ये आपकी 475 मीटर पर सेकेंड 475 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कितनी है 160/3। सॉल्व कर लेंगे इसे एलसीएम में आ जाएगा 5 एज इट इज 1 और ये कितना आ जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 105 दैट इज 105 मीटर पर सेकेंड। इतना सबको क्लियर हुआ बोलो जल्दी से। बुलेट की रिलेटिव स्पीड देखो कहानी क्या है ऐसे है ये पुलिस ये चोर दोनों की डायरेक्शन सेम है और डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है -v1 ऐसे निकलती है। लेकिन जब एक ही फ्रेम हो देखो इसी फ्रेम से बुलेट फायर करी गई थी तो इन दोनों की स्पीड तो एडअप होकर ही जाएगी आगे। अब आप इसकी और इसके बीच की रिलेटिव निकालेंगे। बात समझ में आई ठीक है। जैसे अगर आप नॉर्मल खड़े होकर किसी व्यक्ति की चपत मारें तो उसकी चोट नहीं लगेगी ज़्यादा। अगर आप एक बाइक पे हैं और आप बाइक बहुत तेज चला रहे हैं और आपके अब वहाँ पीछे बैठे हैं ड्राइवर के और आप तब उसके किसी की चपत मारें तो फिर वही जानेगा क्या होगा उसका। समझ में आई बात क्योंकि दोनों वेलोसिटी एक्वायर करेंगे आप मोमेंटम में चेंज करेंगे आप इसलिए जो पार्टी के लोग हैं वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.19। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से इधर की तरफ आते वाले 3.19 1221 ये सब ग्राफिकल पोर्शन पे है ठीक है 3.22 तक 3.22 तक सारे क्वेश्चन कैसे हैं आपके ग्राफिकल हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं आप लोग जो ट्राई करेंगे जो करने हैं आपको ट्राई एक तो 3.24 करना है 3.24 देन इसके अलावा 3.25 3.25 और आप कर सकते हैं इसमें ग्राफिकल वाले जो इतने भी क्वेश्चन हैं 3.25 26 सॉरी 27 कर सकते हैं आप। ठीक है चलिए इतने क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे बाकी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके।